नमस्कार। इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में आज हम फिर से आगे पढ़ेंगे। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था उग्र राष्ट्रवादियों का उदय, और हमारे पहले वाले वीडियो में हमने उग्र राष्ट्रवादियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको अंत में बताया था कि 3 ऐसे प्रमुख नेता थे जिनके द्वारा इस उग्र राष्ट्रवादिता को आगे बढ़ाया गया, जिन्होंने एक नई लहर स्वतंत्रता आंदोलन में चलाई। वो थे लाल, बाल और पाल। उसमें सबसे मुख्य थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की कहानी मैं आपको एक छोटे से वीडियो लिंक के द्वारा दिखा रही हूँ। 23 जुलाई 1856 के दिन हरी भरी रत्नागिरी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। उनके पिता गंगाधर पंत तिलक खुशी से झूम रहे थे। आखिर 3 सुंदर बेटियों के बाद जो उनके यहाँ बेटे ने जन्म लिया था। जब बाल 10 साल के थे तब उनके पिता का तबादला पूना हो गया। पिता ये सोचकर काफी खुश हुए कि अब बाल की पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में हो पाएगी। स्कूल जाने वाले बाल जितने होशियार थे उतने ही हट्टी भी सच्ची बातें कहना पसंद करते थे, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या नहीं। और ये बात उनके शिक्षकों को भाती नहीं थी। उन दिनों बाल विवाह काफी आम था, शायद इसलिए 15 साल के बाल की शादी 10 साल की सत्यभामा से हो गई। दहेज में ससुर ने सोने की अंगूठी देनी चाहिए, पर बाल ने किताबें मांगी। जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने डेक्कन कॉलेज में दाखिला लिया। पहले दिन रेशम की धोती पहन के जब वो पहुंचे तो बाकी बच्चों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, पर उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब देके अपनी सोच का लोहा मनवाया। वो बोले, इसमें क्या खराबी है? ये तो हमारी पारंपरिक पोशाक है। क्या अंग्रेज खाने पे जाते वक्त अपना सूट बूट नहीं पहनते? डेक्कन कॉलेज में दाजी आबाजी खरे उनके दोस्त बने। दाजी के साथ वो काफी समय बिताते थे। दाजी ने उन्हें सेहत बनाना सिखाया, पौष्टिक आहार खाना और कुश्ती करना सिखाया। बाल ने दाजी को दिखाया कि वो कितने अच्छे तैराक हैं। ऐसे ही समय बीत गया। खेल कूद की वजह से पहली परीक्षा में बाल फेल हो गए। फिर उन्होंने ठान लिया, मैं फेल हो गया हूँ। मैंने ताकतवर शरीर तो पा लिया, पर मेरी पढ़ाई पे इस बात का असर हुआ। मुझे अपना समय खेल कूद और पढ़ाई में बांटना होगा। उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। पढ़ाई में खूब मन लगाया और डेक्कन कॉलेज के आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसके ठीक बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। तभी उनकी दोस्ती गोपाल गणेश आगरकर से हुई। आगरकर समाज सेवक थे। उनसे मिलके बाल का दिमाग कुछ और खुला। वो जनता को उनके हक के बारे में बताना चाहते थे, और उनके हिसाब से शिक्षा ही एक ऐसा तरीका था जिसकी मदद से वो ये काम कर सकते थे। इसी सपने को साकार करने के लिए तिलक और उनके तीसरे साथी चिपलुंकर ने एक स्कूल की स्थापना की। स्कूल का नाम पड़ा द न्यू इंग्लिश स्कूल, जिसमें बहुत से बच्चों ने दाखिला लिया। तिलक का मानना था कि सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने से कुछ नहीं होगा, बड़ों को भी शिक्षित करना होगा। चिपलुंकर ने एक अखबार शुरू करने का सुझाव दिया। तिलक ने एकदम इस सुझाव की सराहना की और ये कहा कि उन्हें एक नहीं 2 अखबार निकालने चाहिए, एक अंग्रेजी में और एक मराठी में। कुछ इसी तरह जन्म हुआ केसरी और मराठा का। केसरी मराठी अखबार बना और मराठा अंग्रेजी। ये अखबार छाप के तिलक और उनके साथियों ने खुद घर घर बांटे। जब जनता ने ये अखबार पढ़े तो उनके दिमाग में तिलक के विचारों ने असर किया। लोग तिलक के बहुत से विचारों से सहमत थे। इसके बाद आया मील का एक और पत्थर, या फिर कह सकते हैं 2 और पत्थर। तिलक और उनके साथियों ने फर्गसन कॉलेज और डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने सोचा, आम जनता को भी उनके हक के बारे में बताना चाहिए। इस दिशा की तरफ पहला कदम उठाना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि अलग अलग बिरादरियां साथ आ जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गणेश चतुर्थी रास्तों पे मनाने का रिवाज शुरू किया। उसके बाद वो रायगढ़ पहुंचे और वहां उन्होंने सबके साथ शिवाजी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। ये दोनों काम कर उन्होंने लोगों का समर्थन पाया। अब यूं हुआ कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ा। बेबस किसान अपने घर छोड़ के जा रहे थे, लेकिन तिलक ने उन्हें रोकना अपना फर्ज समझा। उन्होंने किसानों से कहा कि उनकी फसल तो तबाह हो गई है, लेकिन
उन्हें अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और उन्हें सरकार से ऐसे तकलीफ से भरे मौके पे मदद मांगनी चाहिए। अब सूखे से जूझ ही रहे थे कि पूना में ऐसा फैल गया। पहले तो सरकार ने इतने बड़े हादसे को नजरअंदाज किया और जब बाद में ध्यान दिया तो वो भी बड़ी कठोरता से। चार्ल्स रैंड नाम के अफसर को ऐसा कमिश्नर बनाया गया। उसने लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। जिस घर में भी हैजे से पीड़ित कोई होता तो वो जबरदस्ती उन्हें अस्पताल भेजता। बच्चे हो या औरतें, आदमी हो या बूढ़े, वो लाठी के जोर पे काम कर रहा था और इसी वजह से लोगों का सरकार पर से विश्वास और उठ रहा था। तिलक ने जुल्म के बारे में अपने अखबार में छापा और यहाँ तक कि ऐसे से पीड़ित लोगों के लिए उसने अलग से एक कैंप लगवाया। अंग्रेजों से तंग आके एक दामोदर हरी चपनेकर ने रैंड को भूल दिया। सरकार का मानना था कि चपनेकर को तिलक के अखबार ने उकसाया। यहाँ रैंड की मृत्यु हुई। वहाँ सरकार ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया। जेल में कुछ समय बिताने के बाद 6 सितंबर 1898 को तिलक रिहा हो गए। जुलाई 1905 में तिलक को एक और खबर मिली। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था। तिलक समझ गए कि ये कर्जन हिंदू बंगालियों और मुस्लिम बंगालियों के बीच में फूट डालना चाहता है। तिलक को विश्वास था कि कर्जन सफल नहीं होगा। पार्टीशन से एक फायदा हुआ, स्वदेशी मूवमेंट को थोड़ी और हवा मिली। सिर्फ पुणे में ही नहीं, पूरे देश में लोगों ने विदेशी माल का बहिष्कार किया। यही समय था जब आजादी की लड़ाई में फोड़े जाने वाला पहला बॉम्ब मुजफ्फरपुर में फूटा। ये अंग्रेजों पे फोड़ा गया था। तिलक पे जो केस चल रहा था वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इस आतंक के लिए तिलक को जिम्मेदार ठहराया। तिलक ने चीख चीख के कहा कि वो बेगुनाह है, पर फिर भी तिलक को 6 साल की सजा हुई। उन्हें मंडले भेज दिया गया। ये खबर सुन के बॉम्बे में 6 दिन की हड़ताल हुई। कुछ ऐसा असर था तिलक का। सजा काटने के बाद जब तिलक अपने घर वापस आए तब उन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू की। हालांकि उनके रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि सियासत में अब और दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए और उन्हें अपना ध्यान साहित्य में लगाना चाहिए, पर उनका कहना कुछ ये था। क्या साहित्य में दिलचस्पी, जबकि देश गुलामी कर रहा है? किसी को तो काम करना है। जो काम मैं करना चाहता हूँ अगर कोई नहीं करेगा तो अंग्रेज ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे। होम रूल के तहत उन्होंने जनता को ये कहा कि भारत उनका देश है और इसे चलाने का हक भी उन्हें होना चाहिए, किसी विदेशी को नहीं। इस दौरान उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण शब्द कहे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। 1 अगस्त 1920 को तिलक तो चल बसे, पर उनके जाने के बाद उनका सपना जरूर पूरा हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लोकमान्य गंगाधर तिलक अपनी लड़ाई में सफल रहे और सारा देश बोल उठा, लोकमान्य तिलक की जीत हुई, लोकमान्य तिलक की जीत हुई। यह वीडियो अमर चित्र एडिट कर दियो। अभी आपने लोकमान्य तिलक की पूरी जीवनी देखी, जिसमें हमने बहुत सारी घटनाएं जो स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बनी उनके बारे में भी जाना, जिसमें बंगाल का विभाजन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने कैप्टन रेड की हत्या, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। इन सब के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी थी जिसने उग्रवाद को उस समय बढ़ावा दिया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पे नस्ल भेद लागू था। वहाँ पर गोरों और कालों में भेद किया जाता था, जिसका गांधी जी ने भी वहाँ पर विरोध किया था और गांधी जी द्वारा उसके लिए वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था। तो ये भी एक बहुत आवश्यक घटना थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भारत में भी उग्रवाद को आगे बढ़ोतरी मिली। ऐसे ही जापान की रूस पर विजय। इस घटना में सबसे खास बात ये थी कि जापान जैसे एक छोटे से देश ने रूस जैसे एक बहुत बड़े विशाल देश के ऊपर जब विजय हासिल कर ली, तो लोगों में ये बात बैठ गई कि जब एक छोटा सा जापान जैसा देश बड़े देश को हरा सकता है, तो भारत क्यों नहीं ब्रिटिश लोगों को हराकर यहाँ भारत से बाहर
कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी दोनों घटनाएं थी जिसकी वजह से लोगों के मन में धीरे धीरे ये बात घर करने लगी कि अगर वे सब मिलजुल कर कार्य करें तो वे लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी या यूँ कहिए कि अंग्रेजी साम्राज्य को ख़त्म कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा बंगाल विभाजन की जो बात तिलक के वीडियो में कही गई थी, उसी में 2-4 पॉइंट्स हम और जोड़ते हैं कि जो बंग भंग आंदोलन हुआ था उसमें सरकार की दमन नीति जो थी वो सरकार द्वारा लागू की गई, जिसमें लोगों को विरोध करने पर जेल भेजा गया। ये जो आंदोलन था इसका महत्व और प्रभाव यही था कि इस आंदोलन की वजह से भारत के लोग एक सूत्र में बन गए और उन्होंने मिलजुल कर अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इस आंदोलन के बाद यहाँ पर एक और बहुत ही कटु सत्य हमारे सामने आता है, वो ये कि इसके बाद उदारवादियों और उग्रवादियों के रास्ते अलग अलग हो गए। इसका कारण ये था कि उदारवादी जहाँ पर अभी भी प्रार्थना पत्र, पिटीशंस इन्हीं को ही अपना मुख्य जरिया मानते थे, उग्रवादी जो है वो विरोध के रास्ते की ओर अग्रसर थे और उदारवादी इस चीज़ को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे या इसे सही नहीं समझते थे। इसीलिए 1907 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस में वो सूरत में हुआ और वहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी जो है वो अलग हो गए। तो इसे हम सूरत की फूट के नाम से जानते हैं, जिसमें ये दोनों अलग अलग रास्तों की ओर चल पड़े। और कांग्रेस की फूट का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों को इसमें ये फ़ायदा मिला कि उन्होंने एक संगठित जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस की उसमें फूट डलवा दी और कुछ नेताओं को अपने साथ मिला लिया और उसमें से कुछ प्रमुख नेता जो थे वो अलग हो गए। अब अंत में हम एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो देखना चाहेंगे कि आखिर उदारवाद और उग्रवाद में अंतर क्या है। सबसे पहला पॉइंट, राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति का तरीका। जहाँ पर जो उदारवादी जो थे वो राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो प्रार्थना पत्र, पिटीशन और उनकी अंग्रेज़ों की न्यायप्रायता में विश्वास रख के प्राप्त करना चाहते थे। वहीं जो उग्रवादी थे वे विरोध का तरीका अपनाकर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। इस ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में। जो उग्रवादी थे वो स्वदेशी को अपनाओ का नारा देते थे, जैसा कि तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें इसे पाकर रहूँगा। वही उन सबका उनका आधार था और वो उसी के लिए कार्य कर रहे थे। बॉयकॉट के संबंध में विचार की जहाँ तक बात है तो जो उदारवादी हैं वो बॉयकॉट को सही नहीं समझते थे क्योंकि वो इनडायरेक्टली कांग्रेस अंग्रेज़ों के समर्थक थे। लेकिन जो उग्रवादी थे वो पूर्ण रूप से, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो जहाँ पर अंग्रेजी स्कूलों की बात हो, अंग्रेजी शिक्षा की बात हो या अंग्रेजी माल की बात हो, उन सब का बॉयकॉट करना चाहते थे। इसी प्रकार जब राष्ट्रीय शिक्षा की बात आती है तो उग्रवादियों का मन था कि किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा जो अंग्रेज़ों द्वारा दी जा रही है, अंग्रेजी भाषा में दी जा रही है, उसका विरोध करना चाहिए और शिक्षा जो है वो लोगों के माध्यम में अर्थात जिस माध्यम के वो हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, उस माध्यम से उनको प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो स्वराज की मांग उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा की गई, जिसमें विरोध के स्वर ज़्यादा थे, उसकी वजह से उग्रवादी और उदारवादी दल अलग अलग हो गए और इस कारण ये जो दोनों दल थे वो अपने अपने रास्तों के द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे। धन्यवाद।